हेलो दोस्तों, आज से आपका स्टार्ट हो रहा है एडिटोरिया का जो नया बुक आया है। प्रथम संस्करण है 2026 का, NCERT का क्लास 6 to 12 वाला वस्तुनिष्ठ ऑल आउट वाला जो किताब आया है, उसका आज से पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। क्लास 6 से आप लोग का स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सुलेमान और किरथक पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो सुलेमान और किरथक पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये आपका पाकिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सिंधु को हिदौस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सिंधु को हिदौस अथवा इंडोस सर्वप्रथम कहा था ईरानी तथा यूनानी ने, ठीक। सबसे पहले ईरानी तथा यूनानी ने सिंधु को हिंदौस तथा इंडोस कहा और इसी नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा गया है, ठीक है। तो सब कुछ सुनते हुए चलना है। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो पांडुलिपि को किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका संस्कृत भी होगा, तमिल भी होगा और प्राकृत भी होगा। इसको पांडुलिपियों हाथ से लिखी जाती है। सबसे पहले ये चीज़ जानना है कि पांडुलिपि क्या है। तो पांडुलिपि को हाथ से लिखी जाती है। प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल भाषा में बड़े स्तर पर पांडुलिपियों को लिखा गया था, ठीक। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्यों? तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्यों? क्योंकि बड़े आकार के कारण, ठीक, और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। ये आपका दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा करना, ठीक है। राजाओं के जीवन की चर्चा कर प्राप्ति, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा कर, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा और स्तंभ लेखों का अध्ययन। ये आपका चारों हो जाएगा आपका आंसर। फिर से देखिए, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, ठीक है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा और स्तंभ लेखों का अध्ययन। ये आपका चारों आंसर होगा। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उसे पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। इसी से पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए, बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो छठा का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो होगा, बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बिल्कुल सही बात है। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर अथवा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ये दोनों आपका सही है। 1 और 2 आपका दोनों सही है, ठीक है। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली और ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो इसका आंसर आपका दोनों सही है। संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन प्रारंभ हुआ था? ये आप लोग जानते होंगे, लुसेंट का क्वेश्चन है। तो मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो संभावित रूप से सर्वप्रथम मेहरगढ़ में मनुष्यों ने जौ, गेहूं जैसे अनाज का उत्पादन एवं भेड़ बकरी पालन प्रारंभ किया। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण। क्योंकि लगभग 12,000 साल पुराने
लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे इन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। और यह क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा कि 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे, तो जलवायु परिवर्तन के कारण। आइए आगे। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे, तो आपका बिल्कुल सही है, औजार पॉलिश किए जाते थे। ये टोटल क्वेश्चन आपके लूसेंट का है। और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किए जाते थे। ये दोनों आपका सही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लगभग 9500 ईसा पूर्व के समय नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। इसी समय कई स्थलों में पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई औजार पहले के पुरापाषाण कालीन औजारों से भिन्न हैं और इसलिए उन्हें नवपाषाण कालीन कहा जाता है। इनमें ऐसे उपकरण शामिल हैं जिनमें ठीक से काटने के लिए धार दी गई थी और अनाज तथा अन्य पौधों के उत्पाद को पीसने के लिए औखल और मूसल का उपयोग किया जाता था। औखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए हजारों साल बाद आज भी किया जाता है। साथ ही साथ पुरापाषाण प्रकार के उपकरण बनाए और इस्तेमाल किए जाते रहे और उल्लेखनीय है कि कुछ औजार हड्डी के भी बने थे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्यों घूमते थे आखेटक, घुमक्कड़ का जीवन क्यों घूमते थे? तो यह एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। बिल्कुल सही बात है। शिकार ढूंढने के कारण इधर उधर भटकते रहते थे। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे और मौसम बदलने के कारण इधर उधर भटकते रहते थे। जहाँ पर मौसम परिवर्तन के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग फसल की प्राप्ति होती थी, उस कारण इधर उधर भटकते रहते थे। तो इसका आंसर आपका 10 का डी हो जाएगा। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह से पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पेड़ पौधे वह खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वह और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। सिंपल है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी का तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसका यही आंसर होगा। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 डी नंबर सही है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। तो इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। हाँ, मध्य पाषाण युग में जो पत्थर के औजार मिलते थे उसे क्या कहा जाता था? मेसोलिथ कहा जाता था। ये आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, पत्थर के औजार आकार में बड़े नहीं छोटे होते थे। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटे होते थे, छोटे होते थे। ठीक है। इस पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नहीं, ये भी आपका गलत थे, उपस्थित थे। ये नहीं होगा, उपस्थित थे। ठीक है। तो आपका इसमें 11 का आंसर आपका केवल एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का परिणाम क्या था? तो हड़प्पा नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया, सही है। मोहरों, लेखन तथा बाँटों का प्रयोग बंद हो गया, सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी सही है। और नए बस्तियों का संख्या बढ़ गई, ये भी सही। चारों आपका सही है। तो ये आपका 1, 2, 3, 4 आपका डी नंबर आपका सही है। आइए थोड़ा इसका डिस्कशन देख लें।
हड़प्पा सभ्यता में शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। और जितना भी क्वेश्चन है आपको सारा डिस्कशन आपको हम देंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद डिस्कशन हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनते रहिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता में शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और हड़प्पा नगरों को लोगों ने छोड़ दिया तथा मोहरों, लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया। इसके चलते कच्चे माल का आयात घट गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही कथन का मिलान करें। एक जगह वस्तु लिखा हुआ है, एक वस्तु और एक आयात स्थान, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले तांबा का आयात कहाँ से होता था? तो तांबा का आयात स्थान सबसे पहले आपका राजस्थान से होता था, ठीक है। इससे राजस्थान से होता था, ठीक है। उसके बाद है टीन का आयात कहाँ से होता था? टीन का आयात आपका अफगानिस्तान से होता था। और सोना का आयात जानबे करते हैं कर्नाटक से होता था, ठीक है। तो आइए 13 का थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा पहला का बी ए का है, बी ए आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ियाँ, धातु के अयस्क, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी एवं बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे के आयात वहाँ से भी किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है। आइए देखते हैं क्या क्या अटकलें लगाई है। तो नदियों के सूखने के कारण, हाँ बोला गया कि नदियों के सूखे के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, बोला गया है। जंगलों के विनाश होने के कारण, ये भी बोला गया है। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, ये भी बोला गया है। बाढ़ के कारण, ये भी बोला गया है। और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, ये पांचों आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। डी नंबर सही है। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। सबसे पहले लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त होने लगे होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किसी भी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह इसका आंसर आपका डी हो गया। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? तो जानबे करते हैं हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा सबसे पहला खोजा जाने वाला नगर है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के किनारे। कहाँ, किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? तो महान स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो के खास तालाब
खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। आप 17वां नंबर क्वेश्चन चलिए, निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले थे? तो अगर अग्निकुंड सबसे पहले समझिए दो जगह मिले थे, एक लोथल में मिला था और एक कहाँ मिला था? एक लोथल में मिला था, एक आपका कालीबंगा मिला था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका 1 और 3 आपका सी नंबर आपका आंसर होगा। तो हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, ऐसा अनुमानित किया गया कि होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के नगर अपने काल में सबसे समृद्ध नगरीय व्यवस्था थी। इसमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, भवन निर्माण में पकाई ईंटों का प्रयोग आदि की प्राप्ति हुई। योजनाबद्ध नगर निर्माण हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो आपका 18 का डी नंबर आपका आंसर होगा। विशाल स्नानागार, अन्नागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण और पकाई गई ईंटों का प्रयोग, ये आपका चारों आपका सही हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका होगा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है? इनाम गांव। इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, ये आपका सही है। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी के एक सहायक नदी है। घोड़ नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास मिलता है। ये भी आपका सही है। क्या हो जाएगा? सॉरी। और तीसरा ऑप्शन आपका, इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लेटाया जाता था जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर रहता था। नहीं, ये आपका गलत है। बस्ती के केंद्र में स्थित एक 5 कमरों वाले घर, 5 कमरों घर मतलब हुआ जो इस स्थल के सबसे बड़े घरों में से एक था, के आंगन में एक व्यक्ति का शव चारों पैरों वाले एक बड़े मिट्टी के जार में दफनाया हुआ मिला। इस घर में एक अन्नागार भी मिला। शव को पालथी मारे हुए मतलब पैर मोड़कर स्थित में रखा गया है। ठीक है, तो आपका 19 का 1 और 2 सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका डी नंबर गलत है। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उन्हें उनकी मालिकों की संपत्ति माना जाता था। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। कभी कभी जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की उन्होंने खुद को आर्य बताया और अपने विरोधियों को दास तथा दस्यु कहा। ये ऐसे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद अलग भाषाएं बोलते थे। बाद में दास मतलब और इसका स्त्रीलिंग रूप से दासी शब्द का अर्थ गुलाम हो गया। गुलाम ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें अक्सर युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था और मालिक उनसे अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकते थे। ये सब होता था। 21 नंबर आइए, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो आइए चुनते हैं। राजा के पास, इसके बारे में पहले जान लीजिए। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता था। ये क्या हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से कितना तक? 1100 ईसा पूर्व तक। 1100 ईसा पूर्व तक का काल को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजाओं का था। इन राजाओं के पास ना तो राजधानी नगर थे, अन्ना महल और सेनाएं थी, और ना ही वे
कर एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी? नहीं, ये आपका गलत है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी आपका, दोनों आपका गलत है। तो उपयुक्त में से कोई आपका आंसर नहीं होगा। महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? काले और लाल बर्तन। कहाँ है काले और लाल बर्तन? तो बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो महापाषाण में दफन विशिष्ट बर्तनों में किया जाता था। महापाषाण काल में जो मर जाते थे उसको जो दफनाया जाता था वो विशिष्ट एक प्रकार का बर्तन में दफनाया जाता था। इन्हें काले और लाल बर्तन में कहा जाता था। कभी कभी इन कब्रों में लोहे से बने औजार, हथियार, सोने और पत्थरों के आभूषण भी पाए गए हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण है। महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की है। ठीक है। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रखरखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये आपका क्वेश्चन है और इसके बारे में देखिए, कथन और कारण है। इसमें बताना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आइए पहला कथन फिर से पढ़ते हैं। महाजनपद के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नियुक्ति तो की थी। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान विशाल किलों के निर्माण और बड़ी स्थायी सेनाओं के रखरखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बिल्कुल नहीं था। दोनों आपका सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, चलिए। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो जानते ही हैं कौन सा नदी था? व्यास नदी था। कौन सा नदी था? व्यास नदी था। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचे जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो क्या हो जाएगा? व्यास नदी। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 2300 साल से भी पहले यूरोप के मैसिडोनिया में रहने वाला सिकंदर का नाम एक शासक पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। बेशक वह पूरी दुनिया को तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसने मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों को जरूर जीत लिया और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया। वह व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने पूरब की ओर आगे बढ़ना चाहा तो उसके सैनिकों ने मना कर दिया। वे डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत के शासकों के पास पैदल सैनिकों, रथों और हाथियों का विशाल सेनाएं हैं। तो सिकंदर, चलिए व्यास नदी हो जाएगा। वज्जी संघ के सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? तो आपका कहाँ किसको रखा गया था? तो महिला, दास और कर्मकार। महिला, दास और कर्मकार, इसका आंसर ये हो जाएगा। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। ठीक है। तो वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से, मतलब कि इसको बाहर रखा गया था? सिंपल क्वेश्चन है कि इसको किसको बाहर रखा गया था? तो महिला, दास और कर्मकार को बाहर रखा गया था। किसी गण या संघ में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे और हर एक को राजा कहा जाता था। ये राजा मिलकर अनुष्ठान करते थे। वे सभाओं में भी मिलते थे और चर्चा तथा बहस के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उदाहरण के लिए, अगर उन पर कोई दुश्मन हमला कर देता था तो वह मिलकर चर्चा करते थे कि उस खतरे से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हालांकि इन सभाओं में महिलाएं, दास और कर्मकार हिस्सा नहीं लेते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका 25 हो गया क्वेश्चन। 26 आइए। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका वज्जी संघ का जो वर्णन मिलता है यह दीघनिकाय मिलता है। किसके मिलता है? दीघनिकाय मिलता है। देखिए दीघनिकाय क्या है? तो वज्जी संघ का वर्णन दीघनिकाय से लिया गया है। दीघनिकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिससे बुद्ध के कई व्याख्या दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले रखा गया था। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाते थे।
यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर यह बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है, और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। ऊपर वाला क्वेश्चन का ही डिस्कशन है ये भी। तो वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो आपका दीर्घ निकाय में। ठीक है, आगे बढ़िए। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल के बारे में 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बिल्कुल सही बात है, दोनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दिया गया था। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। अब जो है वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ऋग वैदिक काल की तुलना में अब समाज जटिल हो रहा था। पुरोहितों ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। दूसरा स्थान पर शासक थे, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। तीसरे कौन थे? विश्य या वैश्य, एवं अंतिम थे शूद्र थे। महिलाओं को प्रायः शूद्रों के साथ ही वर्गीकृत किया जाता था, जिन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। पुरोहितों में यह भी कहा कि ये समूह जन्म के आधार पर निर्धारित किए गए थे। उदाहरण के लिए यदि किसी के पिता और माता दोनों ब्राह्मण होते थे तो वह अपने आप ही ब्राह्मण हो जाता था। इसी तरह के और भी उदाहरण मिलते हैं। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद काल के बारे में हम लोग विचार करते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। महाजनपद काल में हल के जो फाल थे अब लोहे के बनने लगे थे। इसमें असत्य कथन को हम लोग चुनना है। तो ये आपका, तो हाँ, महाजनपद काल में अब लोहे के औजार मिलने लगे थे, तो ये आपका सही है। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया, दोनों सही है। इसमें क्या कह रहा था? असत्य कथन। तो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। तो महाजनपद काल के संबंध में, तो वहाँ महाजनपद काल में लोहे का प्रयोग हो गया था और धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो चुका था। तो इस हिसाब से दोनों आपका ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, क्योंकि यहाँ असत्य कथन बोला जा रहा है। तो आपका दोनों कथन सत्य है, तो आपका ना 1 होगा ना 2 होगा। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो महाजनपद काल में अनाजों को रखने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता था वो क्या था? चित्रित धूसर मृतभांड। चित्रित धूसर मृतभांड। ये सब क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, सिर्फ देखते हुए चलिए और याद करते हुए चलिए। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित धूसर मृतभांड का उपयोग किया जाता था, और इस प्रकार के पात्रों में अधिकतर थालियाँ और कटोरियाँ भी ही मिलती है। यह पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते हैं। संभवतः इनका प्रयोग विशेष अवसरों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए भी किया जाता है। यह पात्र मिट्टी के बनाए जाते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे का क्या क्वेश्चन है? अब अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो अब अफगानिस्तान देखिए क्या मिला है हम लोग को। तो अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। सही बात है, ऐसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया, ये आपका गलत है, क्योंकि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह आपका सही है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया, ये भी सही है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती थी। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये किसकी भाषा में था? यूनानी तथा आरमाइक लिपि में, नॉट ब्राह्मी लिपि में। ये आपका गलत है। यह लिपि किसमें था? यूनानी और आरमाइक। यूनानी, ये कैसा था? यूनानी और प्लस आरमाइक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1। चलिए
जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। जन के बसने की जगह को क्या कहा जाता है? जनपद। चलिए, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है तो इस सब का डिस्कशन पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना कम समय में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो महाजनपद का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 2500 साल पहले हुआ था। 2500 साल पहले हुआ था। करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। आइए 33 नंबर क्वेश्चन मैचिंग है। देखिए, भारतीय दर्शन की शाखा को उनके संस्थापक से मिलाए। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। वैशेषिक का क्या हो जाएगा? वैशेषिक आपका कनाद मुनि हो जाएगा। वैशेषिक का कनाद हो जाएगा। योग का जन्म करता है पतंजलि, जानते हैं सब। सांख्य दर्शन का क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन का आपका हो जाएगा कपिल, और पूर्ववंशा का जैमिनी। वैशेषिक का क्या हो जाएगा? कनाद। वैशेषिक का कनाद, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल मुनि, और पूर्ववंशा का जैमिनी। इसका आंसर आपका हो जाएगा 33 का ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से याद कीजिए, वैशेषिक का कनाद, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल मुनि, और पूर्ववंशा का जैमिनी। आगे ऊपर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 33 का मतलब 35 के बाद कौन सा है? 34 है। आइए 34 में क्वेश्चन क्या है? पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं, विचार करते हैं। तो उन्हें संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। सही कि गलत? बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग को चुनना है, कोर्ट में सही विकल्प को चुनना है। तो उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण शब्द का व्याकरण तैयार किया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा आपको, उन्होंने एक विषय क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। ये आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, समझे? ये आपका गलत है। तो आपका आंसर सिर्फ एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जानवे करते कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जो हल्का क्वेश्चन है उसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं, तो उसका डिस्कशन पढ़ना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 36 नंबर। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया, मतलब लालसा को बताया, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है। 1 और 2 आपका सी नंबर, 36 का सी नंबर आपका सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और संतुष्ट रहते हैं, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा प्रकट मेरे अपने मन में हो जाती है। बुद्ध ने इस लालसा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी गई आत्म संयम अपनाकर हम ऐसा लालसा में मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा कहा था। 36 का सी। तो बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण किसे बताया? तृष्णा को बताया। और उन्होंने उसने क्या? आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, ऐसा कहा। आई उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है? उपनिषद का क्या अर्थ है? गुरु के समीप आकर बैठना। तो गुरु के समीप बैठना, ये आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। तो ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। आइए, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? अभी तुरंत आप बोले हैं पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़िए। स्वयं महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में
दी थी। तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनकी तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, इसलिए उसने अपनी जो शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। आइए, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका विचार, आपका सत्य कथन को चुनना है। ये क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये नीचे वाला जरूर पढ़िएगा, सत्य बोल रहा है को सत्य बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपका जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। बिल्कुल सही बात है, समर्थन तो किया था। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। यह भी आपका सही है, दोनों आपका सही है, या इसी कारण आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बारे में जानिए क्या बोलता है। महावीर जैन की शिक्षा सरल थी। महावीर जैन की शिक्षा सरल थी। उनके अनुसार सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। महावीर ने ऐसा कहा था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गए। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो आपका 40 का नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 आंसर आपका सही हो जाएगा। 41 आइए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका विनय पिटक मिलता है। किसमें मिलता है? विनय पिटक मिलता है। ठीक, तो आइए, महावीर तथा बुद्ध दोनों ही मानते थे कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नाम ग्रंथ में मिलते हैं। क्वेश्चन बढ़िया से सुनिए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे वो कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। 41 का डी क्वेश्चन आया हुआ है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल सही बात है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। बिल्कुल सही बात है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये भी सही है। अविवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता की अनुमति आवश्यक होती थी। ये आपका गलत है। तो क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये आपका विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ये आपका गलत है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्तियों के संघ में प्रवेश ले सकते थे। कोई भी व्यक्ति अपने संघ में प्रवेश ले सकता था। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी। दासों को अपने स्वामित्व लिया जाता था। राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से अपने आज्ञा लेना पड़ता था तथा कर्मकारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, ना कि माता पिता। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 43 नंबर। महायान के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। हिनयान महायान पढ़े हैं आप। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। ये आपका बिल्कुल सही है। बुद्ध की मूर्तियों को
बुद्ध की सर्वप्रथम कौन सी मूर्ति का पूजा किया गया था? तो बुद्ध की मूर्ति का ही पूजा किया गया था। आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो महायान के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। बौद्धिस्त्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। ये आपका हो जाएगा, वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बौद्धिस्त्व के संबंध में ये आपका क्या करना है? सत्य कथन को हम लोग को चुनना है, तो ये आपका गलत है। ठीक है। बौद्धिस्त्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। बौद्धिस्त्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय थे। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। बौद्धिस्त्व उन्हें ही कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान की साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह लोगों को शिक्षा देने और मदद करने की सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते हैं, ना कि एकांतवास में चले जाते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 1 नंबर आपका गलत है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? तो आप सब जानता है, अश्वघोष ने किया है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष थे। यह कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की, इसमें चुनना क्या है? सबसे पहले ये देख लीजिए, सही चुनना है। तो हम लोग को सही चुनना है, तो चलिए सुनते हैं। बौद्ध धर्म, क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। ये तो बिल्कुल सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित है। थेरावाद ये आपका जो है इन क्षेत्रों, मतलब श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये जगह जो थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से यहाँ पर कहीं अधिक प्रचलित है। ये आपका दोनों सही है। क्या है? दोनों आपका सही है। तो थेरावाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार जैसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व देशों में प्रचलित है। थेरवाद नाम का अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा और बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर जोर देती है। तो आइए आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो क्या कहलाता था? प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें प्रदक्षिणा कहा जाता था। प्रदक्षिणा कहा जाता था। ठीक है। प्रदक्षिणा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रदक्षिणा। आइए देखते हैं प्रदक्षिणा क्या है। प्रदक्षिणा एक पथ था जो स्तूप के चारों ओर बिछाया जाता था। यह रोलिंग से घिरा हुआ था। पथ में प्रवेश द्वारों से होता था। भक्ति के प्रतीक के रूप में भक्ति स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते थे। दोनों रोलिंग में प्रवेश द्वारों को मूर्तियों से सजाया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थीं जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो ये आपका देखिए क्या है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष हुए। ये आपका सही है। दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये भी सही है। अब परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े हुए। ये भी सही है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष होने लगे और दासों और सेवकों के बीच दुर्व्यवहार होना स्टार्ट हो गया और परिवारों एवं पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े होने लगे। ये आपका 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन 49 नंबर है, बड़ा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं।
पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया है? ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा। आइए मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिन्हें पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण लिखा। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, याद रखिएगा। उनके विवरण का एक अंश यहाँ दिया गया है। जिन अवसरों पर सम्राट जनता के सामने आते हैं उन्हें भव्य शाही जुलूसों के साथ मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार होते हैं। कुछ अंगरक्षक ऐसे पेड़ अपने साथ रखते हैं जिन पर जीवित पक्षी, जिनमें प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड भी शामिल होता है, सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। राजा आमतौर पर हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। इन्हें इस बात का डर रहता है कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना कर पाए। उनके पास ऐसे विशेष सेवक होते हैं जो उनके भोजन करने से पहले उन्हें चखते हैं। वह कभी भी लगातार 2 रातें एक ही कक्ष में नहीं बिताते। और पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने लिखा, यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। यहाँ के मकान 2 और 3 मंजिला है जो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। तो 49 का ये आपका आंसर है। और ये जितना चीज़ पढ़े आप, ये किसके कहाँ के बारे में बोला है? तो पाटलिपुत्र के बारे में डिनोट करके बोला गया है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन। आइए 50 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजरानों के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान टैक्स जो होता है कर और नजराने के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका कर जो होता है, कर नियमित थे, कर जो थे वो नियमित थे और नजराना अनियमित, और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। कमोबेश कहता था, ये आपका स्वेच्छा से दिया जाता था। आपका सी नंबर आपका सही है। तो निम्नलिखित से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजरानों के बीच का अंतर को स्वेच्छा से स्पष्ट करता है? तो कर नियमित थे। कर जो कि था नियमित था, मतलब कर आपका रेगुलर के बेसिस पे चलता था। नजराना अनियमित था, कभी कभी के लिए। और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। आपका मन है तो दीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। आइए 51 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक में से कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सब जानता है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसी के दरबार में अभी तुरंत पढ़े मेगास्थनीज आया था। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। चाणक्य की कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। मौर्य साम्राज्य इनमें से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? ये आपका तक्षशिला। क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का प्रमुख मार्ग था? ये आपका हो जाएगा तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। तक्षशिला, आगे बढ़िए। साम्राज्य में बहुत इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिस्कशन। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे।
क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत अभी तुरंत पढ़े कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आपका कौन आया था? सबसे पहला आपका हिंद यूनानी, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। तो पहला कौन आया था? हिंद यवन। पहला आया था हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। ठीक है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि हिंद यूनानी, शक, पहला, कुषाण, ये भी इसको भी याद रखिएगा। और हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण, 54 का आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। आइए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वह पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। आगे चलिए, अशोक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। आइए करते हैं। इसमें से कौन सा सही है वो हम लोग को देखना है। ठीक है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही बात है, सब जानता है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि नहीं, ये आपका गलत है। ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक उसके मिले थे। ठीक है, और अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। जो कौन सा अभिलेख है? तो एक और जो आपका 13वां अभिलेख जिसमें कलिंग युद्ध का चर्चा है। तो 1 और 3 आपका सही है। तो 56 का जो आंसर है ये आपका 1 और 3 होगा। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में, ना कि खरोष्टी भाषा में। सर्वाधिक आपका प्राकृत भाषा में, सर्वाधिक इसमें है, सर्वाधिक आपका प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? तो अशोक के शिलालेख तो बहुत जगह से प्राप्त हुआ था। ये आपका कंधार से भी प्राप्त हुआ था, ब्रह्मगिरी से भी प्राप्त हुआ था, जौगढ़ से भी, गिरनार से भी और लुम्बिनी से। ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न से कहाँ भेजा था? तो अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न से कहाँ भेजा था? ये आपका हो जाएगा, किसको भेजा था? हाँ ठीक है, कहाँ भेजा था? तो आपका सीरिया, मिस्र और श्रीलंका। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ भेजा था? राजदूत को निम्न से कहाँ भेजा था? आपका सीरिया, मिस्र और श्रीलंका। ये आपके उपयुक्त सभी जगह भेजा था। कहाँ भेजा था? सीरिया, मिस्र और श्रीलंका। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमार को राज्यपाल का पद दिया जाता था। किसका पद दिया जाता था? राज्यपाल, मतलब गवर्नर। तभी वहाँ गवर्नर होते थे। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को छोटे छोटे प्रांतों के राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने की? क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में पूछता है। ये मत समझिए कि फालतू क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाए, नहीं। इसको ऐसा क्वेश्चन को खोज के याद कीजिए। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास, अभी दरोगा का मेंस का क्वेश्चन देख ही लिए होंगे। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और
क्या है? कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया गया था? तो 60 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा भूमिहीन कृषि मजदूर को दास। दर्शाने के लिए क्या था? कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो भूमिहीन कृषि मजदूर और दास के लिए किया जाता था। कैडेसियर और अधिमयी किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो आपका भूमिहीन कृषि और मजदूर और दास के लिए किया जाता था। आगे बढ़िए। संगम मुबिनदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये संगम मुबिनदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वह उपहार और भेंट लेते थे। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। वह नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वो उपहार और भेंट लेते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? जानते हैं, कुषाण का कनिष्क था। यह आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक मांग थी वो आपका किसका था? तो काली मिर्च का था। किसका था? काली मिर्च का था। सी नंबर। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सर्वाधिक थी? तो काली मिर्च की। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सर्वाधिक थी? तो काली मिर्च की। संगम साहित्य निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य सब प्रसिद्ध है आपका तमिल के लिए प्रसिद्ध है। संगम साहित्य में से किससे संबंधित है? तमिल के लिए। आइए, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? तो उपमहाद्वीप में लोहे जानबे करते हैं उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। 300 साल पहले हो गया था। 3000 साल पहले हो गया था। 3000 साल पहले, ये आपका आंसर है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? 3000 साल पहले हुआ था। दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता है? तो दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से आपको सातवाहन को जाना जाता है। दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से किसे जाना जाता है? सातवाहन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी है? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो मथुरा है। ठीक है, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी है? मथुरा है। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर, यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए आगे बढ़िए। अरिकमेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित से कहाँ है? तो अरिकमेडु आपका कहाँ है? पुडुचेरी में। अरिकमेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो पुडुचेरी में। अरिकमेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित से कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। कहाँ पर है? पुडुचेरी में। चलिए आगे बढ़िए। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आहत सिक्के के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के, तो आहत सिक्के के बारे में हम लोग को विचार करना है। तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आहत सिक्के जो थे ये आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार, ये तीनों होते थे। बिल्कुल सही है। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था? नहीं, आहत सिक्के को ढालकर नहीं बनाया जाता था। ठीक है, आहत सिक्के को कभी भी ढालकर नहीं बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी व तांबे के विभिन्न आकृतियों से बने होते थे। तो ये आपका 1 और 3 सही है। ये पूछ क्या रहा है कि आपका गलत कौन सा है? तो गलत कथन कौन सा है? तो आपका 2 नंबर आपका गलत है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया जाए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं के बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए यह आहत सिक्के कहलाए। यह सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और इसी के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत सिक्के बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। मथुरा के अभिलेखों में निम्न से किनका उल्लेख मिलता है? बताइए, मथुरा के अभिलेखों में निम्न से किनका उल्लेख मिलता है? तो मथुरा में किसका मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा सुनारों का, लोहार और बुनकरों का और टोकरी एवं माला बनाने वालों का उपयोग सभी हो जाएगा।
मथुरा के अभिलेख में निम्न से किसका उल्लेख किनका उल्लेख मिलता है? तो सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का। हम तीन बार आपको क्वेश्चन और आंसर बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है? प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है? आपका प्रशंसा करना। प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। बताइए समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो एक ही है, हरिश्चंद्र ने किया है, जो इसके दरबार में रहते थे। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिश्चंद्र थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता की स्मृति में एक प्रसिद्ध कविता भी लिखी थी। हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो ये आपका 12 बताई है। ठीक है, हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो 12 बताई है। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत कौन लिखा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन बिल्कुल सही है। ऐहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु कितनी? ये आपका गलत है, बी नंबर आपका गलत है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कर कब्जा हो और वातापी नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईसा पूर्व से 642 तक शासन किया था। ये आपका सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और आपका बी नंबर गलत है। तो आपको गलत ही सत्य कौन सा नहीं है? तो यही आपका बी नंबर गलत है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? ये आपका चंद्र का किया गया है। ठीक है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में निम्नलिखित किस शासक का जिक्र किया गया है? तो चंद्र का किया गया है। आइए आप मैचिंग कौन सा इसमें गलत चुनना है। एक ठीक काव्य है और रचनाकार्य है। आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट है। कौन है आर्यभट्टियम के लेखक? कौन है? आर्यभट्ट है, बिल्कुल सही बात है। मणिमेखलाई के कौन है? तो मणिमेखलाई के कौन है? इलांगो। ये आपका जो है बी नंबर आपका गलत है। कौन सा मिलान गलत बोला? तो यही आपका गलत है, ये आपका गलत है। मेघदूत के कालिदास हो गया। शिल्पाधिकारम का कौन है? इलांगो अधिगल हो जाएगा। मणिमेखलाई के कौन है? शीतली सतनार हो जाएगा। मणिमेखलाई का कौन हो जाएगा? तो मणिमेखलाई का हो जाएगा आपका शीतली सतनार। ठीक है, ये आपका सतनार हो जाएगा। 78 नंबर हो गया। सेवेंटी 79 नंबर आइए, थोड़ा सा धुंधला है फिर भी समझ तो आ ही रहा है, देख लीजिए। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? 79 क्वेश्चन। धातु मंजूसा इसमें से बोलना है कि शब्द है और अर्थ, इसमें कौन जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो धातु मंजूसा जो है वो अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र, ये आपका सही है। प्रदक्षिणापथ क्या हो जाएगा? तो प्रदक्षिणापथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग, ये भी सही है। वेदिका क्या हो जाएगा? गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। और तोरण क्या हो जाएगा? स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। वेदिका क्या है? तो गर्भ के ऊपर स्थित शिखर, ये आपका गलत है। तो वेदिका के बारे में जान लीजिए। वेदिका क्या है? तो स्तूप शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयुक्त
कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक कर दिया जाता था और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रोलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रोलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब 80 नंबर और लास्ट आपका क्वेश्चन है। देखिए, महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। तो इन मंदिरों का निर्माण, सही कथन को चुनना है, सबसे पहले इसको देखना है। सही इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को काट कर मतलब तराश कर बनाया गया है आपका, ये आपका सही है। इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा गया, ये आपका गलत है। और यह ईंट निर्मित मंदिरों के निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न है, ये आपका 1 और 3 आपका सही है। तो आपका 1 और 3 सही है। महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर में प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो सब मिला के यही आपका है। ये आपका हो गया। आपका पहला सेट आपका कंप्लीट हो गया। क्लास 6 का NCERT क्लास आपका पहला आपका हिस्ट्री था, ये आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद कल आपका दूसरा सब्जेक्ट आएगा। दूसरा सब्जेक्ट भी हिस्ट्री ही रहेगा ये, लेकिन NCERT क्लास 7 कराया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा, जो भी है इतना आप पढ़ लीजिए और याद कीजिए इसको। चलिए, जय हिंद, बाय।